सभी का स्वागत है। तो क्या कभी सोचा है कि महंगाई नाम का ये अदृश्य खतरा कैसे बैंक में रखी हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे बस खत्म कर रहा है। स्क्रीन पर जो ये नाम है ना, पिघलती हुई बर्फ, एकदम सटीक है। जब नकद या कैश को बिना किसी सुरक्षा के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसकी वैल्यू बस गिरती ही जाती है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी पर है कि कैसे हम अपनी दौलत को इस अदृश्य खतरे से बचा सकते हैं और वो कौन सी संपत्तियां हैं जो कैश को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बैंकों ने एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है कि वहां रखा पैसा समय के साथ बढ़ता है। सही बात है ना? लेकिन सच कहूं तो हकीकत कुछ और ही है। खाते में दिखने वाला वो नंबर तो जरूर बढ़ता है क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ता है, लेकिन जब महंगाई रॉकेट की तरह आसमान छू रही हो तो वो कैश असल में अपनी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता खो रहा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक में नकद रखना अपनी ही जेब में छेद करने जैसा है। तो इस भारी गिरावट को रोकने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन विकल्प हैं जिन्होंने इतिहास में कैश से कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है। इस विश्लेषण में हम इन 5 प्रमुख श्रेणियों पर नजर डालेंगे: कीमती धातुएं, स्थिर मुद्राएं, वैल्यू स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अंत में कलेक्टिबल्स की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया। तो चलिए अपनी पहली कैटेगरी से शुरुआत करते हैं, कीमती धातुएं और कच्चा माल। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि ये धातुएं कैसे एक ढाल का काम करती हैं। सरकारें अपना घाटा पूरा करने के लिए कागजी नोट तो आसानी से छाप सकती हैं, लेकिन वो सोना या चांदी मशीन से नहीं बना सकती, है ना? सोने के सफर को ही देखिए। 1950 के दशक में 1 आउंस सोना सिर्फ $400 का था। फिर 2023 आते आते वही 1 आउंस $2000 के पार निकल गया, और अनुमान तो यहाँ तक है कि 2032 तक ये $10,000 को भी छू सकता है। जब जब कागजी पैसों की वैल्यू गिरती है, सोना महंगाई के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब सोने और प्लैटिनम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ औद्योगिक सामग्रियां यानी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी हैं जो सच में बहुत कीमती हैं, जैसे चांदी, कोबाल्ट, निकल और तांबा। ये सिर्फ दुर्लभ ही नहीं है, बल्कि आज की आधुनिक दुनिया तो इनके बिना चल ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेडिकल उपकरण हो या फिर परमाणु रिएक्टर, इन धातुओं का कोई विकल्प है ही नहीं। इस बढ़ती डिमांड का सबसे बेहतरीन उदाहरण कोबाल्ट है। 2020 के बाद से कोबाल्ट की मांग में ऐसा जबरदस्त उछाल आया है कि क्या कहें। इसकी सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां। इस भारी मांग ने कीमतों को सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। डेटा साफ दिखाता है कि केवल 10 सालों में, जी हाँ, सिर्फ 2012 से 2022 के बीच कोबाल्ट की कीमत $20,000 प्रति टन से बढ़कर $40,000 प्रति टन हो गई। मतलब सीधा 100% का जंप। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम अपने घरों में टन भर तांबा या कोबाल्ट रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि इन कच्चे मालों में निवेश करने के लिए इन्हें घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज छोटे से छोटा निवेशक भी बड़े आराम से सस्ते गोल्ड ईटीएफ्स का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा रियो टिंटो जैसी बड़ी माइनिंग कंपनियों के शेयर या माइनिंग म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी इसमें बहुत ही आसानी से निवेश किया जा सकता है। चलिए अब अपनी दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, मुद्राएं और संप्रभु गारंटी। आज के दौर में जब नोटों के पीछे भौतिक सोना नहीं रखा जाता, तो किसी देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बहुत मायने रखती है। इसी स्थिरता की वजह से दुनिया भर का पैसा स्विट्जरलैंड जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की तरफ जाता है। उथल-पुथल के दौर में स्विस फ्रैंक को एक सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। 2008 का ग्लोबल क्राइसिस हो, 2009 का यूरोजोन संकट या फिर 2023 का रूस-यूक्रेन संघर्ष, हर बार स्विस फ्रैंक ने अपनी वैल्यू को शानदार तरीके से बचाया है। 2023 की शुरुआत में तो इतनी भारी मांग थी कि एक स्विस फ्रैंक 1.1074 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। और सबसे अच्छी बात, स्विस फ्रैंक, पाउंड या चीनी युआन जैसी मजबूत मुद्राओं तक करेंसी ईटीएफ के जरिए बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक धन वास्तव में किस चीज पर टिका है। 1971 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया, तब से मुद्राएं किसी सोने या चांदी से बैकअप नहीं लेती। आज की ये फिएट मुद्रा पूरी तरह से इसे जारी करने वाली सरकार के विश्वास और स्थिरता पर निर्भर करती है। सीधे शब्दों में, पैसा उतना ही मजबूत है जितनी उसे छापने वाली सरकार। और इसीलिए संप्रभु गारंटी इतनी मूल्यवान है।
कोई भी मजबूत देश कभी भी अपना कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहता। अमेरिका के ट्रेजरी बिल जैसी सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियां, जिन्हें छोटे निवेशक भी ट्रेजरी डायरेक्ट से खरीद सकते हैं, वो बैंक के नकद से कई बेहतर रिटर्न देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। निवेश सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग वाले स्थिर देशों में ही करना चाहिए। 2009 के ग्रीस संकट को कौन भूल सकता है, जहां देश को डूबने से बचाने के लिए IMF और यूरोपीय सेंट्रल बैंक को भारी भरकम बेलआउट पैकेज देने पड़े थे। अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर, वैल्यू स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। सुरक्षित सरकारी निवेश तो हो गया, लेकिन जिन्हें थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए, उनके लिए शेयर बाजार एक बेहतरीन विकल्प है। अब बाजार में दो मुख्य तरह के स्टॉक्स होते हैं। एक है ग्रोथ स्टॉक्स, जैसे नई टेक कंपनियां जो बेहतरीन आइडियाज पर काम करती हैं, पर हाँ, इनमें विफलता का जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ है वैल्यू स्टॉक्स, जैसे औद्योगिक धातुओं वाली न्यूकोर कंपनी। इनकी मांग मार्केट में पहले से स्थापित होती है, फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये समय के साथ कीमत बढ़ने के साथ साथ लगातार लाभांश यानी डिविडेंड भी देते रहते हैं। अब ये भी सच है कि किसी एक वैल्यू स्टॉक को चुनना और उस पर रिसर्च करना काफी समय लेने वाला काम हो सकता है। तो इसका उपाय क्या है? वैंगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड इंडेक्स फंड, एडमिरल शेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स। जो लोग सीधा स्टॉक्स की उलझन में नहीं पड़ना चाहते, उनके लिए ये फंड्स एकदम परफेक्ट हैं। बिना ज्यादा रिसर्च किए ये एक स्थिर डिविडेंड और शानदार सुरक्षा दोनों देते हैं। चलिए अब चौथी कैटेगरी की बात करते हैं, जमीन और रियल एस्टेट। अब इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं। अकाउंटेंट्स जमीन को ऐसी संपत्ति मानते हैं जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, क्योंकि जमीन तो सीमित है और घर या खेती के लिए इसकी मांग कभी खत्म होने वाली नहीं है। ब्लूमबर्ग की एक स्टडी देखिए, 1992 से लेकर 2020 के दशक के बीच घरों की कीमतें सीधे 3 गुना बढ़ गईं। और मजे की बात यह है कि 2008 के उस भारी हाउसिंग बबल के फटने के बावजूद ये शानदार ग्रोथ हुई। ये साफ दिखाता है कि जब कैश की वैल्यू गिरती है तो रियल एस्टेट कैसे एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट में घुसने के लिए तो भारी भरकम पूंजी चाहिए होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी इमारत खरीदने या लोन के भारी बोझ तले दबने के बजाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स का रास्ता अपनाया जा सकता है, जैसे वेंचर्स इंक VTR नाम का रीट, जो अस्पतालों और सीनियर हाउसिंग जैसी हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज में पैसा लगाता है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र या पूंजी की परवाह किए बिना प्रॉपर्टी मार्केट के इस शानदार मुनाफे का हिस्सा बन सकता है। और अब आते हैं हमारी पांचवी और शायद सबसे हैरान करने वाली कैटेगरी पर, कलेक्टिबल्स यानी संग्रहणीय वस्तुएं। आमतौर पर हम जो भी खरीदते हैं, मान लीजिए एक नई कार, तो शोरूम से बाहर आते ही उसकी कीमत आधी रह जाती है। लेकिन दुर्लभ और पुरानी चीजों के मामले में ये गणित बिल्कुल उल्टा चलता है। 2022 का एक ऐसा वाकया है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक बेहद दुर्लभ विंटेज कार 1955 मर्सिडीज बेंज 300 SLR उलिनहाउट कूपे आश्चर्यजनक रूप से 13.5 करोड़ यूरो में बिकी। जी हां, 13.5 करोड़ यूरो। दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 ही कारें बनी थीं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि अत्यधिक दुर्लभता कैसे कीमतों को कल्पना से भी परे ले जाती है। कला यानी आर्ट की दुनिया में भी यही जादू काम करता है। 2017 में क्रिस्टीज की एक नीलामी में लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग सैल्वाटोर मुंडी को एक सऊदी राजकुमार ने पूरे $450 मिलियन में खरीदा। कोई सोच सकता है, $450 मिलियन! दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना पैसा इन लिमिटेड एडिशन कारों, घड़ियों और पेंटिंग्स में इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये कभी पुरानी नहीं होती, और अगर सही खरीदार मिल जाए तो इनकी कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित हो रहा है। एक समय था जब इन करोड़ों डॉलर की दुर्लभ चीजों में पैसा लगाना सिर्फ अरबपतियों के बस की बात थी, पर अब परिदृश्य बदल चुका है। आज व्हाटनॉट जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस आ गए हैं जहां दुर्लभ कॉमिक बुक्स और बेसबॉल कार्ड्स का व्यापार होता है। और अगर कोई पूरी पेंटिंग या विंटेज कार नहीं खरीद सकता तो कन्वे और मास्टरवर्क जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आम लोगों को इन करोड़ों की संपत्तियों का एक छोटा सा हिस्सा यानी फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने का मौका देते हैं। है ना कमाल की बात?
तो हमने धातुओं की ताकत से लेकर महंगी कलाकृतियों तक बहुत से विकल्पों का गहराई से विश्लेषण किया। अब जब ये बात शीशे की तरह साफ है कि बैंक खाते में रखा कैश महंगाई की आग में रोज थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है, तो अपनी पुरानी बचत रणनीतियों पर फिर से सोचने का वक्त आ गया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी दौलत को बचाने और बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा आधुनिक संपत्ति कवच सबसे सही रहेगा, ये सच में सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सीखते रहिए।